हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ये मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ना देखे हो तो पहले आप चैनल में जाएं, पहले वो 2 वीडियो देखें, इसके बाद ये तीसरा वीडियो देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है बिस्मार्क की विदेश नीतियाँ। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट यूनिट की मोस्टिंग दी थी आपको फर्स्ट वीडियो में, तो एक क्वेश्चन लिखवाया हुआ था कि बिस्मार्क की विदेश नीतियों के उद्देश्य बताइए। तो उसी क्वेश्चन को हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिस्मार्क 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब बेटा समझ लीजिए आप कि छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एक देश बना देना। ठीक है, जब इसका आपको एक्सप्लेन कराएंगे हम लघु क्वेश्चनों में तब समझा देंगे इसका एकीकरण का क्या मतलब है। आप इधर इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात जर्मनी को आधुनिक विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। मतलब बिस्मार्क के टाइम पे एक आधुनिक विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा जी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी यूरोप की राजनीति का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, बिस्मार्क ने अपने सम्राट को पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया था और बिस्मार्क के समय चांसलर की शक्ति भी बहुत थी जो किसी अन्य चांसलर के पास नहीं थी। मतलब जर्मन इतिहास में जो बिस्मार्क के पास पावरफुल थे, या बिस्मार्क जो चांसलर था आपका, जो जर्मन इतिहास में अभी तक ऐसा कोई चांसलर नहीं हुआ कि जो बिस्मार्क बराबर पावर प्राप्त कर पाया हो अपने सम्राट से। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब था। ठीक है, आपको आगे समझाते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है 1871 के बाद यह घोषणा की किसने? बिस्मार्क ने, कि जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है। आप ये ऑब्जेक्ट याद रखना कि एक लाइन है, जर्मन एक संतुष्ट राज्य है। किसने कहा? तो किसने कहा था? बिस्मार्क ने। ठीक है, 1800 जर्मन एक संतुष्ट राज्य है और इस समय जर्मन ने विस्तारवादी की नीति कम अपनाई। उसी जगह उसने जर्मन को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने का अत्यधिक प्रयास किया। यानी उसने विस्तारवादी नीतियाँ ख़त्म कर दी, यानी उपनिवेशवाद को ख़त्म कर दिया। यानी जैसे साम्राज्यवाद का मतलब ये समझ लीजिए कि अपने देश का अन्य देशों के ऊपर जो उपनिवेशवाद, या फिर आप ऐसा समझ लें जैसे चाइना है, वो हमेशा देखो विस्तारवादियाँ नीति बनाता रहता है, कहीं यहाँ ज़मीन के कब्जा करना वहाँ। तो ये काम नहीं किया बिस्मार्क ने। वो उस टाइम पे प्रमुख था और वो क्या नहीं चाहता था, कभी यूरोप में युद्ध नहीं चाहता था। वो उसको मालूम था कि इस टाइम जर्मन क्या है, एक प्रमुख शक्तिशाली के रूप में उभरा हुआ है। अब युद्ध से क्या होगा, जर्मनी की स्थिति बिगड़ेगी। ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि यूरोप में अब युद्ध हो। इसलिए उसने एक लाइन कही और एक संदेश दिया दुनिया को कि जर्मन एक संतुष्ट राज्य है। ठीक है, और अब युद्ध करने से दूर रहें। उसके बिस्मार्क की ये रणनीति थी और उसने सबसे ज़्यादा जोर कहाँ लगाया? अपने जर्मनी को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में। ठीक है, आप इतना याद रखें। ठीक है, और उसकी जो क्वेश्चन क्या था आपका? विदेश नीति। ठीक है, ये हमने बिस्मार्क के बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताया है। अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो कि बिस्मार्क कौन था, तो आप इतना बता सकते हो। ठीक है, उसकी जो नीति थी विदेश नीति, आपको वो समझना है। देखिए, फ्रांस को एकाकी बनाना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा एक मानचित्र समझें। ये जो है कि सबसे ज़्यादा जर्मन को दिक्कत किससे थी? फ्रांस से, क्योंकि उसी से युद्ध हुए थे उसका मेन पॉइंट ये था बिस्मार्क का कि फ्रांस को हर तरीके से कमज़ोर करना, बस। ठीक है, क्योंकि वो पड़ोसी थे। देखिए, वहीं ब्रिटेन हुआ था और देखो जर्मन निकलते ही रसिया स्टार्ट है। क्या था कि ये जो उस टाइम था कि ये पावरफुल देश थे, ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। वहीं फ्रांस भी लगा है, वहीं ऑस्ट्रिया भी है, रसिया भी है। ठीक है, तो वो जर्मनी कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस इनसे कभी मित्रवत देश बने। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया अपनी विदेश नीति में बिस्मार्क ने? फ्रांस को एकाकी बनाना, यानी उसने अकेला कर दिया। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि फ्रांस को हर जगह से मित्रवत देशों से हटाकर उसने अपने उस फ्रांस को अकेला कर दिया। ऑस्ट्रिया को महत्व, ठीक है, ऑस्ट्रिया को क्या किया बिस्मार्क ने? महत्व देना स्टार्ट कर दिया। वो क्यों? देखिए, वो इसलिए महत्व देना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रिया क्या है, जर्मनी के बगल में, और किसकी? फ्रांस के बगल में। अगर जर्मनी इसको महत्व नहीं देता, ठीक है, अगर फ्रांस इसको महत्व देना स्टार्ट कर देता तो ऑस्ट्रिया की दोस्ती किससे हो जाती?
फ्रांस से, तो वो इसका मित्रवत देश हो जाता और फ्रांस को क्या मिलती, मजबूती, वो कहीं ना कहीं जर्मनी पे अपना बदला लेने पहुंचता। तो जर्मनी ने क्या कर दिया, इसको महत्व देना स्टार्ट कर दिया। और महत्व का मतलब उस टाइम जर्मनी क्या था, एक उभरती हुई पावरफुल शक्ति देश था, ठीक है। और जब आप अपने ही सिंपल एक माइंड से सोचो कि अगर कोई बड़ा इंसान है या बड़ा आदमी है, अगर आपसे दोस्ती करेगा तो आप पीछे थोड़ी ना हटने वाले हो। बस वही मतलब था कि जर्मनी उस टाइम की उभरती हुई शक्ति था, ठीक है। जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया तो उसने दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया कि चलो। तो एक रीज़न ये भी था कि फ्रांस क्या हुआ, अकेलापन। अगली हेडिंग क्या थी आपकी, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये इसने ये भी सपोर्ट किया कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए इटली का एकीकरण हो जाए, ठीक है। जर्मनी का तो हो ही चुका था, इटली का एकीकरण समांतर, ये लिखना है आपको, इटली और जर्मनी का एकीकरण समानांतर, मतलब साथ साथ हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर इटली में छोटे छोटे भागों में बटा होता तो इनका युद्ध होते। इसका चीज़ का फ़ायदा किसको होता, फ्रांस को। अगर फ्रांस इस चीज़ का फ़ायदा उठाता तो कहीं ना कहीं इटली और यहाँ युद्ध पनपने की नौबत हो सकती थी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, इसका एकीकरण करवाया। एकीकरण से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा देश, और जिसका फ़ायदा किसको होने वाला था, जर्मनी को। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपका, रूस तथा ऑस्ट्रिया का सामंजस्य बनाना। अब इसका मतलब समझिए आप, देखिए ये रहा ऑस्ट्रिया और ये रहा रूस, अगल बगल है। अगर इनमें कहीं मतभेद होता तो क्या होगा, युद्ध। और अगर कहीं फ्रांस इस साइड चला गया तो इसने जो अपना माइंड चलाया हुआ था इस दीवार बनाकर कि ये जो यूरोप में राज कर रहा था वो कहीं ना कहीं रूस और फ्रांस बनकर एक शक्तिफुल पावर गुट बन जाता। तो इससे क्या होता, जर्मनी को प्रॉब्लम होती। तो इसी कारण से उसने ऑस्ट्रिया और रसिया को क्या कर दिया, आमना सामना करा दिया। इतना मतलब उनका, देखिए क्वेश्चन क्या था, रूस और ऑस्ट्रिया का सामंजस्य बनवाना, मतलब उनमें इतना सामंजस्य बनवा दिया कि कहीं युद्ध की स्थिति ना बन जाए। ओके, और सीधा बात है, बिस्मार्क के बारे में जब आप लिखें तो युद्ध से बचाया है उसने। जहाँ भी कन्फ्यूजन हुआ यूरोप में के अंदर तो उसने सबसे पहले क्या किया, युद्ध को रोका है। युद्ध से क्या हो जाती, जो उसकी उस टाइम जो उसका वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसा समझें, और जब आप लिखें इस टाइम इस क्वेश्चन को तो आप ऐसा लिखें कि बिस्मार्क युद्ध से बचा है। बिस्मार्क उस समय युद्ध नहीं चाहता था, वो अपने देश को क्या चाहता था, ताकतवर बनाना, श्रेष्ठ था ही वो इस समय, वो अपने देश को और परिपक्व करना चाहता था, ठीक है। अब तीन सम्राटों का संघ, इसका मतलब समझें आप, ये क्या है, तीन सम्राटों का संघ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे कि ये था त्रिराष्ट्र संघ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रसिया, ये थे तीन। उन लोगों ने आपस में क्या की थी, एक संधि कर ली थी कि हम लोग अगर युद्ध करते हैं तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसका ये मतलब था। अगला क्वेश्चन है द्विगुट का निर्माण, ये भी वही था कि दो देश, बर्लिन की संधि, ये आपको हम लघु क्वेश्चन में कंप्लीट करा देंगे। ओके, ये है त्रिराज्य की स्थापना। त्रिराज्य बेटा ये है, देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। और जब त्रिराष्ट्र आ जाए तो ये था रसिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। जब त्रिराष्ट्र आ जाए तो आप जर्मनी, रसिया, ऑस्ट्रिया को लगाएं। त्रिराष्ट्र ये थे और त्रिराज्य ये थे। त्रिराज्य का मतलब राज्य एक ऐसा होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, त्रिराज्य। और त्रिराष्ट्र ये भी हैं, ये राष्ट्र हैं, ठीक है। और आप त्रिराज्य की एक हम हेडिंग बता रहे हैं आपको, जब त्रिराज्य आ जाए, त्रिराज्य, तो इसका ये एक ट्रिक है कि आशा का मन टला, आशा का मन टला, आशा जर्मनी से मन और टा से टला, इटली, टला। तो आप इसको याद रखेंगे ट्रिक से कि त्रिराज्य की ट्रिक क्या है, आशा का मन टला, ठीक है बेटा। तो आप आशा से क्या समझेंगे, ऑस्ट्रिया, मन से या मनी तो आप क्या समझेंगे, जर्मन, और टा से इटली। थोड़ा ट्रिक है, आप समझेंगे, थोड़ा अगर याद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा जब आपके ऑप्शन ऑब्जेक्ट बनते हैं। इससे ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं, वो आपकी हेडिंग भी बनेगी। ओके, देखिए ये थी मतलब
किसकी? बिस्मार्क की विदेश नीति। और उसकी विदेश नीति का एक ही उद्देश्य है कि उसने हर चीज़ से युद्ध से बचना, ठीक है, और फ्रांस को अकेला छोड़ना, पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाकर चलना, ये भी उसकी विदेश नीति थी। और एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखना देशों के अंदर, कि कहीं मतभेद ना हो, युद्ध ना हो। इससे क्या होगा? युद्ध की कहीं स्थिति ना बन जाए। वो युद्ध नहीं चाहता था। ओके, तो आप बिस्मार्क में यही लिखेंगे। अगर आपको कुछ भूल जाए तो हमने ये लोकल भाषा में जो समझाई ना आपको 4-5 लाइन, इसी के बारे में आप लिख देंगे तो आपके 1-2 पेज और बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए बिस्मार्क की आप एक क्वेश्चन है कि बिस्मार्क की जो विदेश नीति है उससे ज़्यादा उसकी गृह नीति ज़्यादा फेमस है, कि उसने अपने देश के लिए क्या किया। पिछले क्वेश्चन में हमने यही बताया ना कि उसने विस्तारवादी नीति को कम किया था और अपने देश को सुदृढ़ करने या मजबूत करने में ज़्यादा ध्यान दिया था उसने। तो उसने किन किन क्षेत्रों में ध्यान दिया वो समझ लो आप, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन इसको हेडिंग बना के लिखना। हमने शॉर्ट पॉइंटों में लिख दिए हैं, आप हेडिंग बना के लिखना। पहला क्या था? जर्मन का एकीकरण। और जर्मन का एकीकरण कब हुआ? 16 अप्रैल 1871, ठीक है। दूसरा, एक मुद्रा का चलन, यानी अभी तक जर्मन में क्या होता रहा है, अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग उनके मतलब राजा थे, तो क्या हो रहा था, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ तो अलग अलग स्टेट की मुद्रा अलग थी। तो उसने क्या कर दिया? एक मुद्रा का चलन करवा दिया। इम्पीरियल संस्थाओं का निर्माण स्टार्ट कर दिया, डाकतार की स्थापना की, इम्पीरियल बैंक की स्थापना की, राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की, आर्थिक नीतियों पर जोर दिया, संस्कृति संघर्ष, ठीक है बेटा, और उपनिवेश की नीति को कम कर दिया, समाजवादी की प्रति नीति, ठीक है। ये उसने अपने जर्मन को दिए हैं अपने कार्यकाल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? देश की क्या होगी? मजबूती। और इन चीज़ों को अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है इम्पीरियल, ठीक है। तो इम्पीरियल नाम से स्टार्ट की थी उसने, कोई उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। इम्पीरियल नाम से स्टार्ट की थी, इम्पीरियल बैंक की स्थापना की, आर्थिक नीतियाँ, संस्कृति संघर्ष बताया ना था आपको, सांस्कृतिक जो पादरियों से लेके और जितने भी पाखंडवाद, इस पर उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और समाजवादी की प्रति नीति, जी कि समाज में, देश में आर्थिक नीतियाँ कैसे सही करना है, संस्कृति संघर्ष, उपनिवेशवाद की नीति, ठीक है, उपनिवेशवाद की नीति ख़त्म कर दी उसने, जे वो, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चनों में ये समझाना है, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ओके। और आपका वीडियो भी बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। और आप कन्फ्यूजन मत होना कि आपको वीडियो पे वीडियो मिल रही हैं। इसका रीज़न बेटा एक ही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को समझाने में एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 10-12 मिनट जा रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की तरफ जाने से क्या होगा, आपको जो सेकंड क्वेश्चन हम समझाएंगे वो बड़ा वीडियो होगा, तो हम क्वेश्चन को छोटा करेंगे और आपको क्या होगा, उससे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं आपको हर क्वेश्चन समझाएं। थोड़ी वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमका सीधा मतलब ये है अपना कि आपको क्वेश्चन समझने आनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमें लगभग जितना हम मान के चल रहे हैं कि 90% बच्चा ऐसा होता है जो वर्ल्ड हिस्ट्री शायद पहली बार पढ़े। तो ओके, तो ये कोई टेंशन नहीं कि वीडियो कितने आ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट ज़रूर, ठीक है बेटा। और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट तो करना है आपको, और शेयर भी वीडियो करना है। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ओके। और हमेशा वीडियो को पूरा देखा करिए, उससे क्या होता है कि जो बाद में क्वेश्चन समझाने के बाद उस क्वेश्चन का निष्कर्ष बताया करते हैं हम लोग, कि अगर क्वेश्चन आपको भूल भी जाता है तो उस क्वेश्चन को सरल रूप में कैसे भी लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन के बाद में समझाया जाता है, ताकि आपको जब क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है तो उस क्वेश्चन को लोकल भाषा में भी कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो हम वही समझा रहे हैं कि इस टाइम पे जो जैसे हमने बिस्मार्क के बारे में पढ़ाया आपको, उसको लोकल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आप अपनी अगर ये क्वेश्चन भूल भी जाएं, अगर क्वेश्चन शायद चेंज हो जाए, ज़रूरी थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन आए, तो बिस्मार्क के बारे में अगर कोई वैसी भी कोई अदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना सकें, क्योंकि आपको उसकी लोकल भाषा में हमने समझाने की बहुत अच्छा कोशिश की है कि आपको समझ में आए। और बेटा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।